हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू P2S क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किसी भी अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में किस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला चैप्टर है कक्षा 10 का कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे पहला चैप्टर का, और इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी अभिक्रिया है और उसे किस तरह से हम उसे रासायनिक समीकरण में लिख सकते हैं और उसको संतुलित कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एरो कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण कैसे होता है। इसको हमको क्या करना है, रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है। ये अभिक्रिया दी हुई है, अब इसको हमें क्या करना है, रासायनिक समीकरण में तो लिखना है, बट इसका क्या करना है, इसको संतुलित भी करना है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था किसी भी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया में किस तरह से बदलेंगे। फिर सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है उसे किस तरह से संतुलित करेंगे। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कोई अभिक्रिया दी हुई है उसे रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है और उसके साथ क्या करना है, संतुलित भी करना है। तो बहुत सिंपल है, पहला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले हमें इसका क्या करना चाहिए, हमें इसका सूत्र आना चाहिए, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एरो, यानी ये अभिकारक हो गए और ये क्या है, उत्पाद। यानी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेंगे और किसका, जल का निर्माण करेंगे। तो बहुत सिंपल है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है Ca ब्रैकेट OH ब्रैकेट 1 का स्क्वायर। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है Ca ब्रैकेट OH ब्रैकेट 1 का स्क्वायर। देखिए, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो गया। आपको समझ में आ गया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है और क्या कह रहा है। हमें इस पॉइंट पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र हो गया, एरो लगा दिया हमने। फिर है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। ये किसका सूत्र है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का हो गया। और जल, तो जल तो हम सभी लोगों को पता है कि जल का सूत्र क्या होता है, H2O। ये किसका सूत्र है, जल का है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित हो गया। अब इसे संतुलित कैसे करेंगे, तो जस्ट आपको हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे, कंपाउंड को लिखेंगे और अभिकारक के तत्व और उत्पाद के तत्वों को लिख देंगे। आपकी रिएक्शन क्या है, पूरी तरह से संतुलित हो जाएगी। तो यहां हमें संतुलित करने की जरूरत है या नहीं, बताइए। यहां हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी से संतुलित है। देखिए, अब हम कैसे जानेंगे संतुलित है। यहां देखिए, Ca कैल्शियम कितना, 1 है, कैल्शियम कितना, 1 है। यहां देखिए, ऑक्सीजन का एक अणु टूटकर क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा, CO3 बना लेगा। और बचा हमारा यहां पर क्या, H2O। एक ऑक्सीजन क्या है, यहां चला जाएगा और बचा हमारा H2O। तो हम कह सकते हैं कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, पूरी तरह से संतुलित है। अब इसकी भौतिक अवस्थाएं लिख लेते हैं। तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस अवस्था में है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इक्वस अवस्था में है। इक्वस अवस्था क्या होती है, ये जलीय विलयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड किस अवस्था में है, ये भी हमारी इक्वस अवस्था में है। और
कैल्शियम कार्बोनेट हमारी किस अवस्था में है? कैल्शियम कार्बोनेट किसे कहते हैं? चूना पत्थर को। तो ये सॉलिड अवस्था में होगा। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में होगा। और H2O ये किस अवस्था में है? ये भी हमारा सॉलिड अवस्था में कैल्शियम कार्बोनेट के साथ पाया जाएगा। तो ये किस अवस्था में जल हो जाएगा? ये सॉलिड अवस्था में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में किस तरह से परिवर्तित करते हैं। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन कह रहा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, एरो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ये हमें प्राप्त होगा। तो अब हम किस तरह से इसको रासायनिक समीकरण के रूप में बदलेंगे? तो जिंक का सूत्र होता है Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO। एरो लगा देंगे। फिर लिखा है जिंक नाइट्रेट, तो जिंक नाइट्रेट का सूत्र होता है ZnNO2 प्लस सिल्वर का सूत्र होता है Ag। तो अब हमें क्या करना है? इनको बैलेंस करना है, संतुलित करना है। किस तरह से करेंगे? तो यहां देखिए जिंक क्या है? 1 है। अभिकारक में, उत्पाद में देखें जिंक कितना है? 1 है। यहां पर NO कितना? 1 है। लेकिन यहां पर NO कितना है? 2 है। कितने हैं? 2। Ag कितना है हमारा? 1 है। तो हमें Na2 करने के लिए क्या करना होगा? सिल्वर नाइट्रेट में 2 परमाणुओं को बढ़ा देना होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? NO2, यहां Ag2 हो जाएगा और NO क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हमें उत्पाद में भी 2 बढ़ा देना होगा। तो हमारा रासायनिक समीकरण जो है वो पूरी तरह से संतुलित हो गया। यानी जिंक हमें प्राप्त हो गया, जिंक नाइट्रेट प्राप्त हो गया और सिल्वर प्राप्त हो गया। अब इसकी भौतिक अवस्थाएं लिख लेते हैं। तो जिंक किस अवस्था में है? तो जिंक हमारा सॉलिड अवस्था में है। AgNO सिल्वर नाइट्रेट किस अवस्था में है? तो ये इक्वस अवस्था में है। किस अवस्था में? इक्वस अवस्था में। ZnNO2 किस अवस्था में है? ये सॉलिड अवस्था में है, तो इसे S लिख लेते हैं। और यहां पर सिल्वर जो है ये किस अवस्था में पाई जाएगी? सिल्वर जो है ये भी सॉलिड अवस्था में पाई जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण अब हमारी पूरी तरह से संतुलित है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी। हम क्वेश्चन कह रहा है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एरो एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो इसको हमें रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले इनका हम सूत्र पुट कर देते हैं कि एल्युमिनियम का सूत्र होता है Al प्लस कॉपर क्लोराइड का सूत्र होता है CuCl2। ये हमारा कॉपर क्लोराइड, एरो लगा है, एरो लगा देते हैं। फिर लिखा है एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3। ये क्या है? एल्युमिनियम क्लोराइड का है। और कॉपर का सूत्र हम सभी को पता है कि Cu होता है। अब हम देख लेते हैं कि जो रासायनिक समीकरण है हमारा, यह क्या संतुलित है। तो देखिए Al यहां पर 1 है और Al हमारा यहां पर अब उत्पाद में भी 1 है। कॉपर में देखिए कॉपर 1 है, Cl2 2 है, लेकिन Cl यहां पर 3 है। तो हमें इसको संतुलित करने के लिए क्या करना होगा? अगर हम यहां पर 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कॉपर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और क्लोरीन जो हमारा है वो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहां पर हमारा कितना है? 3 है। अगर यहां हम 2 बढ़ा देते हैं तो 3 दूना 6, क्लोरीन भी हमारा संतुलित हो जाएगा। लेकिन यहां पर एल्युमिनियम के तत्व कितने हो जाएंगे? 2। तो हम यहां पर
2 बढ़ा देते हैं, 2 बढ़ा देंगे तो एल्युमिनियम कितना हो जाएगा हमारा 2। तो यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड हमारा पूरी तरह से संतुलित हो गया। लेकिन कॉपर यहाँ पर कितने हैं 3 है, लेकिन यहाँ कॉपर कितना है 1 है। तो हमें यहाँ 3 कॉपर अगर बढ़ा दें, उत्पाद में 3 संख्याओं को बढ़ा दें तो कॉपर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं जो रासायनिक समीकरण है अब यह पूरी तरह से संतुलित है। लेकिन इसकी भौतिक अवस्थाएं जरूर लिखना चाहिए। देखिए एल्युमिनियम किस अवस्था में है, तो एल्युमिनियम सॉलिड स्टेज में है। कॉपर क्लोराइड किस अवस्था में है, तो ये एक्वस अवस्था में है। अब यहाँ एल्युमिनियम क्लोराइड ये जो है 21 अवस्था में पाई जाएगी, बताइए। एल्युमिनियम क्लोराइड ये भी एक्वस अवस्था में पाई जाएगी। और कॉपर किस अवस्था में पाया जाएगा, कॉपर सॉलिड स्टेज में पाया जाएगा। अतः अब हम कह सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण है वो पूरी तरह से संतुलित है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन कह रहा है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट एरो बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका हमें रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है K2SO4 एरो लगा दिया। बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट का सूत्र होता है BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र होता है KCl। अब हमें देख लेना है कि जो हमारे कंपाउंड हैं ये क्या संतुलित हैं या नहीं है। तो हमें टेबलेशन बना लेनी है उसी तरह से। तो हम जान चुके हैं कि किस तरह से हमें बैलेंस करना, इसलिए हम टेबलेशन नहीं बनाते हैं। तो यहाँ बेरियम Ba देखिए 1 है, बेरियम Ba कितना यहाँ पे उत्पाद में भी 1 है। Cl2 यहाँ कितना है 2 है। और यहाँ देखिए Cl कितना है 1 है। तो यहाँ देखिए अगर हम 2 यहाँ बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो Cl2 हो जाएगा। लेकिन अगला हम देखेंगे K2 यहाँ कितना है 2 है ना। और यहाँ K कितना 1 है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें 2 बढ़ा देने होंगे। तो पोटेशियम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और क्लोरीन भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। तो ये संतुलित हो गया। सल्फर देखें यहाँ कितना है 1 है। तो सल्फर यहाँ 1 है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। ये रासायनिक समीकरण हमारी क्या हो गई, संतुलित हो गई। अब इसी भौतिक अवस्थाएं लिखते हैं। BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड किस अवस्था में होगा, ये एक्वस अवस्था में होगा। अब यहाँ K2SO4 है तो ये किस अवस्था में है, ये भी किस अवस्था में होगा, ये भी एक्वस अवस्था में पाया जाएगा। यहाँ देखें BaSO4 ये किस अवस्था में है, तो बेरियम सल्फेट ये हमारा सॉलिड अवस्था में पाया जाएगा। और देखिए पोटेशियम क्लोराइड ये किस अवस्था में पाया जाएगा, ये हमारा एक्वस अवस्था में पाया जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया किस तरह से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है और उन्हें किस तरह से समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। फ्रेंड्स अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। इसमें क्या है, इसमें रासायनिक समीकरण भी लिखना है और ये किस प्रकार की अभिक्रिया है इसके बारे में भी बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड एरो क्या बनाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड बनाते हैं प्लस बेरियम ब्रोमाइड बनाते हैं। तो इसका रासायनिक समीकरण हम देखते हैं। तो हम इसका रासायनिक समीकरण लिखेंगे। पोटेशियम ब्रोमाइड का रासायनिक समीकरण होता है KBr
प्लस प्लस लगा है, और इक्वस अवस्था में तो हम इक्वस अवस्था भौतिक अवस्थाएं भी साथ में लिखते चलते हैं। बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम आयोडाइड का सूत्र होता है BaI2। एक किस अवस्था में है, ये इक्वस अवस्था में है, एरो लगा दिए हमने, लिखा है। फिर पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र होता है Ki, और किस अवस्था में है, इक्वस अवस्था में, तो हम इसकी अवस्थाएं भी लिख देते हैं। प्लस लगा है, प्लस लगा दिया। फिर क्या बनाएगा, बेरियम ब्रोमाइड, तो बेरियम ब्रोमाइड का सूत्र होता है Br2। ये क्या है हमारा, बेरियम ब्रोमाइड है, और ये किस अवस्था में है, ये सॉलिड अवस्था में लगा देते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हमारी रासायनिक समीकरण पूरी तरह से संतुलित है या नहीं है। तो यहां देखिए KBr है, तो पोटेशियम कितना, 1 है, Br कितना है, 1 है, लेकिन यहां Br कितना है, 2 है। ठीक, फिर देखेंगे Ba कितना है, 1 है, तो Ba अभिकारक में भी 1 है, उत्पाद में भी 1 है। I2 यहां कितना है, देखिए I यहां कितना है, 2 है, लेकिन I यहां कितना, 1 है। तो अगर हम यहां 2 बढ़ा देते हैं तो यहां, तो देखिए पोटेशियम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आयोडीन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमें यहां भी 2 बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां देखिए पोटेशियम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, Br कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो Br 2 है, पोटेशियम यहां 2 है, यहां पर भी 2 है, आयोडीन यहां 2 है, आयोडीन यहां पर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि अभिकारक और उत्पाद क्या हैं, बराबर हैं, इसलिए रासायनिक समीकरण हमारी ये क्या है, संतुलित है। अब हमें देखना है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम देखते हैं कि इसमें एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कर देता, विस्थापित कर रहा है, और क्या हो रहा है, वो तत्व स्वयं उस स्थान पे आ जा रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया हमने प्रीवियस वीडियो में अभिक्रिया के प्रकार बताए थे, तो आप नहीं जानते हैं तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो मिल जाएगा। तो इसमें देखिए, इसमें के भी तत्व इसमें आ रहे हैं और इसमें के तत्व इसमें, इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो आपको समझ में आ गया कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, कौन सी है, और इसका उदाहरण समझ में आ गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। देखें, क्वेश्चन कह रहा है जिंक कार्बोनेट किस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में। यह टूटकर क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड किस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवस्था में बनाता है। तो इसको हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो जिंक कार्बोनेट का सूत्र होता है ZnCO3। ये जिंक कार्बोनेट है और किस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में लिख लेते हैं। और क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो जिंक ऑक्साइड का सूत्र होता है ZnO, किस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, किस अवस्था में, हम देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड किस अवस्था में, गैस अवस्था में है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारी रासायनिक समीकरण है यह पूरी तरह से संतुलित है या नहीं है। तो यहाँ देखिए जिंक कितना 1 है, और जिंक यहाँ कितना 1 है, कार्बन कितना यहाँ 1 है, कार्बन यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है। तो ऑक्सीजन देखिए 1 और 2 कितने हैं, 3 हैं। अतः हम कह सकते हैं जो रासायनिक समीकरण है यह हमारी पूरी तरह से संतुलित है। अब हम देखेंगे कि जो रासायनिक समीकरण है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें क्या है, एक जो अभिकारक क्या हो रहे हैं, टूटकर
दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है बिखरना। तो ये देखिए जिंक कार्बोनेट क्या हो रहा है? बिखर रहा है, और बिखर कर जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो फ्रेंड्स अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। तो हम इसकी रिएक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले इसे रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे। हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र होता है H2, और किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में, तो इसे गैस लिख देंगे। प्लस क्लोरीन का सूत्र होता है Cl2, और किस अवस्था में है? यह गैस अवस्था में है, और दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है HCl। क्या होता है? HCl। तो हम देख लेते हैं अब यह रासायनिक समीकरण हमारी संतुलित है अथवा नहीं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, क्लोरीन भी यहाँ पे 2 हैं, लेकिन यहाँ कितने हैं? हाइड्रोजन भी 1 है और क्लोरीन भी 1 है, इसलिए हम 2 परमाणुओं को बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा? हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो रासायनिक समीकरण है यह अब संतुलित है। अब हम देखेंगे कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें दो तत्व आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम जानेंगे संयोजन अभिक्रिया। इसमें संयोग करके क्या आपस में दो विकारक संयोग करके क्या बना रहे हैं? एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कही जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो इसका रासायनिक समीकरण हम लिख लेते हैं। तो मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg, और किस अवस्था में है? सॉलिड स्टेज में, तो इसे अवस्था भी लिख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, और किस अवस्था में है? इक्वस अवस्था में है, तो इक्वस लिख लेते हैं। एरो लगा है, एरो हम लिख देते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है MgCl2, और प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सूत्र होता है, हाइड्रोजन गैस है तो क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा, और इसका हम भौतिक अवस्थाएं भी लिख देते हैं। मैग्नीशियम किस अवस्था में है? मैग्नीशियम क्लोराइड इक्वस अवस्था में है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा रासायनिक समीकरण बना हुआ है क्या वह संतुलित है। तो यहां देखिए Mg कितना? 1 है, तो Mg 1 है, यानी कि मैग्नीशियम क्या है हमारा? संतुलित है। लेकिन हम देखते हैं कि क्लोरीन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 1 है, और यहाँ उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। तो हम अभिकारक में 2 तत्वों को हम बढ़ा देंगे, जिससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे और क्लोरीन भी 2 हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं क्या रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित है। तो हाइड्रोजन 2 हैं, अभिकारक में भी 2 हैं, क्लोरीन उत्पाद में 2 हैं, अभिकारक में भी 2 हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह रासायनिक समीकरण पूरी तरह से संतुलित है। फ्रेंड्स अब इसकी हम जान लेते हैं किस प्रकार की अभिक्रिया है।
तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन को क्या कर दिया रहा है, विस्थापित कर रहा है, अपने जगह से इसको क्या कर दिया, हटा दिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो हम लिख लेते हैं कि कौन सी अभिक्रिया है यह विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये पहले चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन था। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आपको सारी अभिक्रियाएं बनानी आ जाएंगी। फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।